नमस्कार। स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल यूवर्क अशोक वानखड़े। आज दिल्ली में एक बड़ी बात हुई। खबर तो बहुत है, लेकिन जो चिंता की बात यह है कि आज आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री थे, अन्ना हजारे के आंदोलन के सेनापति, इन्होंने आज मीडिया को संबोधित करते हुए सीधा इस देश के जेन जी को अपील की है और अपील करके कहा है कि नीट का पेपर बार बार फूटता है, बार बार लीक होता है, उससे आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है। सरकार सीबीआई की इंक्वायरी घोषित करके मूर्ख बनाती है, क्योंकि 2017 में लीक हुए सीबीआई के पेपर पर सीबीआई की इंक्वायरी ने अभी तक कुछ भी सामने नहीं लाया। हर बार पेपर लीक होता है। मोदी जी आने के बाद 95 बार पेपर लीक हुए हैं अलग अलग एग्जाम के। नीट के ही 3-4 बार पेपर लीक हुए। पेपर लीक करने वाले को अरेस्ट किया जाता है, 2 महीने में उनको जमानत दी जाती है। अब समय आया है कि अब आपको उठाव करना होगा, आपको रास्ते में संघर्ष करना होगा। नेपाल और बांग्लादेश की जेन जी ने जैसी जो सरकारें थी, बेईमान सरकारें, उनको उखाड़ के फेंक दिया, मंत्रियों को जेल में भेजा, वैसे ही नीट के पेपर के लीक के मामले में जो लोग इन्वॉल्व है उनको जेल में भेजना चाहिए। इसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए ये बार बार होता है। सीबीआई में काबिल ऑफिसर है, लेकिन वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, क्योंकि ये दिल्ली में बैठे वाले नहीं बैठ। ये ऐसा बहुत सारी बात उन्होंने की है। क्या बात की, एक खुद भी आप सुन लीजिए। आज मैं हमारे देश के जेनजी से बात करने के लिए आया हूँ। हमारे देश के युवाओं से, स्टूडेंट्स से सीधे बात करने के लिए आया हूँ। आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और गौर करना। नीट का पेपर लीक हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, थक नहीं गए ये सब सुन सुन के? बड़ी घिसी पिटी सी स्क्रिप्ट है, बड़ी घिसी पिटी सी स्टोरी है। सीबीआई पे भरोसा बचा है क्या? सीबीआई कुछ करेगी? 2017 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2021 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2024 में पेपर लीक हुए, जांच सीबीआई को सौंप दी गई, सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2026 में अब पेपर लीक हुए, जांच फिर से सीबीआई को सौंप दी गई। आपको लगता है सीबीआई कुछ करेगी इस बार भी? और 2024 में तो हद ही हो गई। 2024 के जो मास्टरमाइंड थे उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी होती है, नहीं तो आदमी को ऑटोमेटिक बेल मिल जाती है। सीबीआई ने सो कॉल्ड मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया और 90 दिन में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल नहीं की और उसको ऑटोमेटिक बेल मिल गई। क्यों? आपको लगता है कि सीबीआई ने इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं की क्योंकि सीबीआई इनएफिशिएंट है? ना, सीबीआई इनएफिशिएंट नहीं है। सीबीआई में बड़े अच्छे अच्छे अफसर हैं। क्योंकि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो इस देश में पेपर लीक करवा रहे हैं। सीबीआई किसी को सजा दिलवा ही नहीं सकती। एक बार इस सारे देश की भी बात करते हैं। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं।
93, और इनमें अधिकतर पेपर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। लगभग 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन 93 पेपरों में बंद था। 6 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया इन 93 पेपर जो लीक हुए। इनमें मोस्टली पेपर लीक हुए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गुजरात में। इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। तो ये इत्तेफाक नहीं है कि इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नीट का पेपर लीक हो गया। और अभी पिछले 1-2 दिन से खबरें आई हैं, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसका एपिसेंटर भी राजस्थान है, और इनमें जो 2-4 लोगों के ऊपर सुई गई है वो भी बीजेपी के नेता दिखाई देते हैं। तो इससे शक तो पैदा होता है कि क्या इन सारे पेपर लीक में इनके नेता शामिल हैं, या इनकी पार्टियों का या सरकारों का संरक्षण है, या सीधे सीधे इनके नेता ही पेपर लीक करवा रहे हैं, उन्हीं का धंधा है। और अगर ऐसा है तो सीबीआई की जांच इसमें बेचारी क्या करेगी, सीबीआई इसमें बेचारी क्या करेगी। तो मेरा जेनजी से सीधा सीधा, देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। ऐसे ही हर साल आप देखो, 2017 में पेपर लीक हुए, उसके 4 साल बाद 2021 में हुए, उसके 3 साल बाद 2024 में हुए, उसके 2 साल बाद 2026 में हुए, अब उसके 1 साल बाद 2027 में होंगे, और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था, जरूरत पड़ी तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं और आप तो झोला उठा के नहीं जाएंगे ना। हमारे बीवी बच्चे तो इसी देश में रहते हैं, हम तो इसी देश की पैदाइश हैं, हम तो इसी देश की मिट्टी के हैं, हम तो इसी देश के हैं। हमें तो इसी देश में रहना है, तो बचाना तो इस देश को हमें और आपको ही पड़ेगा। और अंत में एक बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। मैं आपकी भावना को समझता हूं, लेकिन जब आप सिस्टम की बातें करते हैं तो अनजाने में आप उन नेताओं को बचा रहे हैं जो नेता इस पूरे घिनौने खेल में शामिल हैं। अगर एक के बाद एक दर साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, तो पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, सबसे टॉप पे। ऐसे ही पेपर लीक नहीं हो जाते, नीट के जैसे पेपर ऐसे ही लीक नहीं हो जाते, पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है। तो जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो आप उस टॉप को बचा रहे हैं, अनजाने में बचा रहे हैं। मैं जानता हूं आपकी मंशा नहीं है, लेकिन अनजाने में उस टॉप, ये सिस्टम कोई इमेजिनरी नहीं होता, फिक्शन नहीं होता, सिस्टम हवा में नहीं होता। सिस्टम के पीछे लोग हैं। सीधे आरोप लगाइए जो इस खेल के अंदर शामिल है, उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। आज एक दूसरी बात भी मैं उठाना चाहता हूं जो इस देश के लोग फेस कर रहे हैं। अभी खबर आई है कि पिछले 2-3 दिन में रशिया से एक जहाज चला गैस लेके हमारे देश की ओर। हमारे देश को गैस सप्लाई करने के लिए रशिया से एक जहाज चला। भारत सरकार ने उसको रोक दिया। भारत सरकार ने रशिया से कहा कि हमें गैस नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं कि स्कूटर इस्तेमाल मत करो, मोटरसाइकिल इस्तेमाल मत करो, कार इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल बचाओ। रशिया हमें कह रहे हैं कि तेल की कमी है, गैस की कमी है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो। रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेरे से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया है।
तो मोदी जी ट्रंप के सामने क्यों झुके हुए हैं? 140 करोड़ लोगों का हित जरूरी है कि ट्रंप जरूरी है? मोदी जी की क्या मजबूरी है कि ट्रंप के सामने झुके हुए हैं? मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? पूरी दुनिया का कोई नेता, कोई देश ट्रंप की बात नहीं मान रहा, मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मोदी जी का नाम आया है, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि अडानी को बचाना है, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण है, उनके कोई भी व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम है कि वो अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और कारण है। मेरा उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ लोगों के, आप एक तरफ इनको कह रहे हो कि गैस मत इस्तेमाल करो, पेट्रोल मत इस्तेमाल करो, किफायत करो, और दूसरी तरफ रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। ऐसे समय में तो डिप्लोमेसी ये कहती है कि साम दाम दंड भेद, जहां से तेल मिले, जहां से गैस मिले, ले लेनी चाहिए, और आप उसको मना कर रहे हो। मोदी जी, मैं नहीं जानता आपके क्या व्यक्तिगत कारण है, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तिगत प्रेशर को झेलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। 140 करोड़ लोग, बहादुर लोगों का देश है ये, जिसने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो ट्रंप को उसकी जुबान के अंदर उसमें जवाब देंगे, ट्रंप के सामने खड़े होकर उसकी आंखों से आंखें मिला के ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत रखते हैं हमारे देश में। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, जो ट्रंप को उसकी भाषा में जवाब दे। हमारा देश महान देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। ट्रंप को हमारी जरूरत है, अमेरिका को हमारी जरूरत है, दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट हमारे देश के अंदर है, उनको अपना माल बेचने के लिए हमारी जरूरत है। अरे अमेरिका की 10 कंपनियों को लात मार के बाहर निकालो, देखो ट्रंप की अकल ठिकाने ना आ जाए तो। लेकिन ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने, हम ट्रंप से, रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे? आज मोदी जी, 140 करोड़ लोग आपसे फरियाद करते हैं, अभी तुरंत इसी वक्त रशिया से तेल खरीदना शुरू कीजिए, रशिया से गैस खरीदनी शुरू कीजिए, और बंद कीजिए ट्रंप की गुलामी करना। हमारा देश महान देश है, बड़ी शर्म आती है, बड़ी दुख होती है, बड़ी कौफ्त होती है जब इतने बड़े महान देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाता है, उसके सामने झुक जाता है। केजरीवाल का ये आह्वान है, तो क्या केजरीवाल के खिलाफ कल कोई देशद्रोह का केस होगा? क्योंकि सोनम वांगचुक ने तो ना बांग्लादेश ना नेपाल की बात कही थी, ना जेल जी को अपील की थी, फिर भी उनको 2 महीने तक जेल में सड़ना पड़ा। देशद्रोह का मुकदमा चलाया उनके ऊपर, क्योंकि ये उन पे आरोप लगाए थे कि इन्होंने नेपाल जैसी सिचुएशन, स्थिति खराब करने के लिए देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम, आह्वान किया था। हालांकि ऐसा कभी वांगचुक ने किया भी नहीं, वो गांधीयन आदमी था, गांधी के तरह से आंदोलन कर रहा था, अनशन पे बैठा हुआ था। लेकिन सरकार उसको डर गई, उसके ऊपर छोटे आरोप लगाए, 2 महीने वो जेल में रहे। जब सुप्रीम कोर्ट में बात आ गई और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे सामने वो सब भाषण के अंश पेश करो, तो जब सरकार ने देखा कि कुछ है ही नहीं इनके खिलाफ, तो सरकार ने कहा कि हम हमारे आरोप और लगाए हुए तमाम चीजें वापस ले लेते हैं, और सोनम वांगचुक को छोड़ दिया। यह तो अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा आह्वान किया है। क्या आज केजरीवाल को जेल में डालेंगे, या वाकई अरविंद केजरीवाल का भाषण सुनने के बाद आपको लगता है कि वाकई सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है? नहीं तो पेपर लीक बार बार कैसे होते हैं? देश एक अजीब स्थिति से चल रहा है। हम बार बार कह रहे थे कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी, तेल की कीमतें बढ़ेगी, और तब सरकार अपने तरफ से प्रेस रिलीज दे के कह रहे थे कि अफवाहों से सावधान रहो। कुछ लोग यूं ही डरा रहे, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेगी। जो देश विश्व का सबसे बड़ा अय्याशियों का दलाल था एप्स्टीन, उसका दलाल, यानी उसका मित्र या दलाल कहो, या उसके लिए काम करने वाला कहो, जिसके उसके पास टेलीपैथी के संबंध थे, ऐसे पूरी हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्री है, वो भी सबको बोल रहे थे, ये झूठ बोलते हैं कि कोई डरने की जरूरत नहीं, खूब तेल लाऊंगा, खूब गैस लाऊंगा। अब जैसे चुनाव खत्म हो गए, सब जगह अपनी सरकारें बिठा दी, उसके बाद प्रधानमंत्री को समझ में आ गया, अरे बाप रे, तेल तो है ही नहीं, अब क्या किया जाए, अब देश का तेल निकाला जाए। और उन्होंने अपील की कि सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, खाने के तेल पे जरा कंट्रोल रखो।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, खुद भले ही बड़े-बड़े प्लेनों में घूमते हो, विदेश यात्रा मत करो बोल के खुद ही विदेश यात्रा पे निकल गए। उसके बाद वही एफ़-स्टील के जो सब दलाल थे, एफ़-स्टील के एजेंट थे भारत में, वो भी कहने लगे कि कब तक घाटा उठाएँगे, कीमतें तो बढ़ानी पड़ेगी। तेल की कमी नहीं है लेकिन कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। अब हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं, जो इस देश में महँगाई पे कंट्रोल रखने का तथाकथित काम करते हैं, अब उनने भी बोल दिया कि अब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर छोटा 5 लीटर का वो भी बढ़ा दिया। ₹1000 900 कुछ रुपए करीब-करीब ₹1000 तक। जो विमानों का हवाई जहाज़ों का जो तेल है वो तो पहले ही उन्होंने महँगा कर दिया। बचा सिर्फ़ डीज़ल, पेट्रोल और एलपीजी और इसको भी ये बढ़ाने जा रहे हैं। जब इसको ये बढ़ाएँगे तो हाहाकार होगा और हाहाकार होगा इसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि पहले ही अमूल दूध ने आज अमूल ब्रांड जो दूध आता है उसने ₹2 पर लीटर बढ़ा दिए हैं। आज रात के 12 बजे से लागू होगा। 14 तारीख से सुबह जब जाओगे तो अमूल का दूध लेते हो तो आपको ₹2 बढ़ाने पड़ेंगे। साथ में ही पूरे देश में अब बाकी दूध कंपनियां भी अपना दूध की कीमतें बढ़ाएंगी और जब डीजल का रेट बढ़ेगा, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, तो फिर दूध का तो सारा काम ही ट्रांसपोर्ट से है। दूध का पैकिंग भी जिस पॉलीथिलीन में आता है, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। फिर वो और महंगा होगा। ये शुरुआत है। जब डीजल और पेट्रोल महंगा होगा तो देश में हर चीज महंगी होगी। और हमारे आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि 1600 से 1700 करोड़ रुपए का घाटा रोज तेल कंपनियां झेल रही है और हमने पिछले 4 साल में तेल की कीमतें बिल्कुल बदली नहीं। तो आपने तो 4 साल तक तेल की कीमतों पे मलाई खाई है। जब रशिया से सस्ता तेल मिल रहा था तब भी कीमतें कम नहीं हुई। जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया था, 65 रुपए $65 पर बैरल हो गया था, तब भी आपने कीमतें नहीं बढ़ाई। जब क्रूड कम होता है तब भी भारत का उपभोक्ता उतना ही पैसा देता है, तब आप कहते हो कि हमको यहां से मिलने वाला पैसा देश के विकास में लगाना है। और तब अंधभक्त कहते थे कि ₹500 हो गया तो भी हम देंगे, आएगा तो मोदी ही। तब माल किसने खाया रशिया का सस्ता तेल का? रशिया से जो क्रूड आया वो अनिल मुकेश अंबानी ने उसमें चांदी काटी। और अब जब घाटा होता है तो पब्लिक को आह्वान किया जाता है कि इस घाटे को आप साथ दो सहन करने में। और जब मलाई काटते हैं, जब मुनाफा कमाते हैं, तब किसी को याद नहीं आती पब्लिक की कि थोड़ा बहुत मुनाफे में भी इनको शेयर दिया जाए। फिर उस मुनाफे में मत खरीद जाते हैं, लाडली बहना, किसान सम्मान योजना, बांटो पैसा। सोने की कीमतों में जो आयात शुल्क था सोने का, वो बढ़ा दिया गया, 6 से 15 कर दिया। सोने की कीमतों में आग लग गई, चांदी की कीमतों में आग लग गई। प्रधानमंत्री को ये कौन बताए कि हमारे देश में सोना सिर्फ गहनों के लिए नहीं खरीदा जाता। वो सिर्फ महिला के गहने नहीं होते। हमारे यहाँ गहने क्या 24 घंटे पहन के नहीं रहता कोई। वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है कि संकट के समय में सोना बेच के मैं बेटी की शादी करूंगा, सोना बेच के इलाज करूंगा माँ का, सोना बेच के मैं बेटे की कॉलेज की फीस भर सकता हूँ। लेकिन वैसे ही सोना महंगा हो गया था और उसमें और तड़का लगा दिया। सोना महंगा, दूध महंगा, चांदी महंगी और डॉलर भी महंगा हो गया। डॉलर पहुंच गया ₹95.80 में। वो 96 होगा तो किसी को शर्म नहीं आएगी। सिर्फ इनको शर्म तब आ रही थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और ₹65 डॉलर हो गया था। तब देश की इज्जत नीचे गिर रही है क्योंकि रुपया गिर रहा है। आज रुपया ₹95 नीचे गिरा है, लेकिन प्रधानमंत्री निर्लज्जता का ताज पहने हुए अपना चेहरा चमकाते हुए विदेश घूम रहे हैं। निर्मला सीतारामन जैसी महान अर्थ मंत्री मैंने नहीं देखी।
जेएनयू में जिन लोगों ने उनको पढ़ाया होगा वो प्रोफेसर सर पे हाथ उठाते होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि रुपया नीचे नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है। फालतू की बात कर रहे हैं आप। मूर्ख समझते हैं देश को। आने वाले समय में जो महंगाई का तड़का लगेगा, उस तड़के से कैसा बचा जाए, ये आप ही को सोचना होगा, क्योंकि मोदी जी ने हाथ ऊपर कर दिए। उन्होंने आपको बता दिया कि आपको त्याग करना है। आत्मनिर्भर बनो। सिर्फ सत्ता में मुझे बिठाओ और आप आत्मनिर्भर बनो। अपनी लड़ाई खुद लड़ो। आने वाला समय बहुत गर्म है। ऊपर से जितना सूरज आग बरस रहा है, उससे ज्यादा महंगाई का तड़का हर इंसान को लग रहा है। आज पॉलिटिकल यूवर्स में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।